स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत की कामकाजी महिला आबादी। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक के अनुमानों के मुताबिक भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस बढ़ी हुई आबादी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की आबादी में भी इजाफा हुआ है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा श्रम बल आबादी वाला देश तो बन गया, मगर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महिलाओं का योगदान कहाँ है? वैसे भी भारत कई क्षेत्रों में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन लैंगिक समानता के क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है। हमारे देश में काम के लिए बाहर निकलने वाली महिलाओं की संख्या आज भी बेहद कम है। हालिया दिनों में जब इस संबंध में कई और आंकड़े प्रकाशित हुए तो इन बातों पर फिर से बहस शुरू हो गई कि जैसे जैसे भारत की आबादी में उछाल आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की कामकाजी महिलाओं की आबादी में गिरावट क्यों देखी जा रही है? तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद महिला कर्मचारियों की संख्या कम क्यों हो गई? क्या महिलाओं की अनुकूल नौकरियों की आपूर्ति बेहद कम है? क्या भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी का कोई महत्व नहीं है? कब तक महिलाएं काम का हक पाने के लिए चुनौतियों का सामना करती रहेंगी? क्या इसके लिए कोई भी समाधान मौजूद नहीं है? वगैरह वगैरह। आज के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, मगर उनसे पहले भारत के श्रम बल में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को जान लेते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 1/3 से भी कम है। इस हिसाब से भारत दुनिया में सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर वाले देशों की कतार में खड़ा है। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 2005 में 26% से घटकर 2020 में 19% पर पहुंच गई, जबकि इस दौरान बांग्लादेश में ये दर 35% और श्रीलंका में 31% पर पहुंच गई। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 के जून-जुलाई में जारी PLFS यानी सावधिक श्रम बल सर्वे में PLFS 2019-20 तथा 2018-19 की तुलना में श्रम बल सहभागिता दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सुधार दिखाया गया है। 2018-19 जहां महिलाओं के लिए श्रम बल सहभागिता दर 18.6% थी, वहीं 2020-21 में ये 25.1% तक पहुंच गई। इसी अवधि में ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर 19.7% से बढ़कर 27.7% तक पहुंच गई। शहरों की तुलना में ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर में ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत के राज्यों में अवैतनिक घरेलू काम में लगे 15 से 59 साल के पुरुषों और महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो 27% पुरुषों की तुलना में औसतन 90% से ज्यादा महिलाएं घरेलू काम में हिस्सेदारी निभाती हैं, जबकि 71% पुरुषों की तुलना में केवल 22% महिलाएं वैतनिक रोजगार के कामों में संलग्न थी। उधर 2022 के आखिर तक ई श्रम पोर्टल पर कुल 28.5 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें महिला पंजीकरणों की संख्या 52.8% थी, जबकि कृषि क्षेत्र श्रमिकों ने कुल पंजीकरणों में 52.4% का योगदान दिया। इसके बाद स्थानीय एवं घरेलू श्रमिक 9.8% और निर्माण श्रमिक 9.1% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि समेत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अब तक का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। अब सवाल है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का महत्व क्या है? इसका सबसे ज्यादा महत्व आर्थिक विकास के मामले में है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक पुराने आंकड़े के मुताबिक अगर अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाती है तो साल 2025 तक भारत के GDP में 60% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि एशियाई विकास बैंक के मुताबिक अगर उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो सालाना GDP में 4.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह श्रम बाजार से महिलाओं की गैर मौजूदगी उत्पादकता को कम करती है और देश को आय असमानता की ओर ले जाती है। अगर यहाँ उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो इससे न सिर्फ देश में उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आय में मौजूद असमानता में भी कमी आएगी।
देश की न सिर्फ आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी बल्कि ये देश में समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा। इसी तरह कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का अगला महत्व ये है कि इससे देश के जेंडर गैप में कमी आ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। भारत अब साउथ एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 142वें के साथ पहले स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। अगर भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो ये जेंडर गैप को कम करने में मदद करेगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बजाय और घट रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत 27% और अमीर देश बन सकता था। एक महत्व घरेलू वित्त के संदर्भ में भी है। अगर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी रहती है तो ये घरेलू वित्त पर दबाव को कम करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि वेतनभोगी कामों में महिलाओं की भागीदारी होने से परिवारों को घरेलू निरस्ता से दूर रहने और समय बचाने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश के कामों में इजाफा होता है। ऐसे निवेश से बाजार में मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से उत्पादन में निवेश बढ़ता है और रोजगार के अवसर खुलते हैं। इससे बाजार का डिमांड और सप्लाई चेन मजबूत बना रहता है। इसके अलावा ऐसे परिवार सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा गुणवत्तापूर्ण निवेश कर पाते हैं, जो आगे चलकर देश के विकास में ज्यादा योगदान दे पाते हैं। मगर कई अलग अलग चुनौतियों के चलते बड़े पैमाने पर महिलाएं कार्यबल में हिस्सेदारी नहीं निभा पा रही हैं। फिर सवाल है कि वे चुनौतियां क्या हैं? दरअसल सबसे बड़ी चुनौती तो सामाजिक बंधन है। इनके चलते महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। विवाह, प्रसव और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां कार्यबल में महिलाओं की संख्या में कमी लाने में सबसे बड़ा योगदान करती हैं। इसके अलावा जब भी शादी के बाद पति पत्नी के बीच घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने की बात आती है तो ज्यादातर वक्त महिलाएं ही नौकरी छोड़ देती हैं, क्योंकि महिलाओं को घरों की देखभाल करनी होती है और उन्हें पूर्णकालिक नौकरी खोजने में मुश्किल होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे परिवार समृद्ध होते जाते हैं, वे महिलाओं को घर से बाहर काम करने की अनुमति देना पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, एक पुराने सर्वे के मुताबिक 84% भारतीय इस बात से सहमत थे कि कम नौकरी मिलने की स्थिति में महिलाओं को काम करने का अधिकार कम है। ऐसे में नौकरी में पुरुषों को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि नौकरियों की कमी होने पर पुरुषों को काम करने का ज्यादा अधिकार होना चाहिए। इस संदर्भ में साल 2005 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में एक्स्ट्रा 36 मिलियन नौकरियों में से करीब 90% पुरुषों के पास थी। इधर जो कहते हैं कि महिलाएं खुद काम नहीं करना पसंद करती, उन्हें सांख्यिकी के आंकड़े अच्छा उत्तर दे सकते हैं। दरअसल जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि घर पर रहने वाली 1/3 महिलाओं को अगर नौकरी उपलब्ध होती तो वो काम करना पसंद करती। चूंकि एक दूसरी समस्या रोजगार के अवसरों की कमी भी है, इसीलिए भी वे कार्यबल में शामिल होने से वंचित हैं। साथ ही कौशल और शिक्षा में अंतर भी एक कारण है जो इन्हें कार्यबल से बाहर रखती है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल और पारिवारिक अक्षमता भी महिलाओं को घर से बाहर काम करने के लिए अनिच्छा पैदा करती है। यहाँ अगर कुल रोजगार की बात करें तो आज भी कृषि जैसे श्रम बल क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी संख्या में है। बड़े शहरों में सफेदपोश नौकरियों की तुलना में उनकी भागीदारी फिर भी बहुत सही है। हालांकि यहाँ भी मशीनीकरण द्वारा महिलाओं की नौकरियों को रिप्लेस किया जा रहा है। वर्तमान में भारत की 90% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक चुनौती महिलाओं के काम की कम रिपोर्टिंग की भी है। विश्व बैंक के एक ताजा आंकड़े ने इस पर दुनिया को गौर कराया है। इसके मुताबिक 2021 में महिलाओं ने भारत के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल में 23% का योगदान दिया, जो 2005 में लगभग 27% था। इसकी तुलना में ये आबादी पड़ोसी बांग्लादेश में लगभग 32% और श्रीलंका में 34.5% थी। जबकि केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर 2020-21 में बढ़कर 25.1% हो गई, जो 2018-19 में 18.6% थी। इतना ही नहीं, एक ताजा सर्वे में पाया गया कि परिवार द्वारा पट्टे पर ली गई खेत या भूमि, स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी के काम में शामिल महिलाओं के काम को 5% कम करके आंका गया, जबकि जानवरों की देखभाल के मामले में 16% कम करके आंका गया। ये कमी मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कामों में ज्यादा थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में कम रिपोर्टिंग का मामला केवल 2% था। ऐसे में ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसका समाधान क्या हो।
असल में ऐसी किसी भी समस्या का पहला समाधान शिक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि इस संदर्भ में एक आंकड़े की माने तो एक भारतीय महिला जितनी अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करती है, उसके काम करने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसीलिए सरकार के लिए शिक्षा के अलावा भी दूसरे कदम उठाने बेहद जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास तक पहुंच में सुधार करना वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ मातृत्व अवकाश भी कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाता है। साथ ही भारत के श्रम बाजार में सुधार करना बेहद जरूरी है, ताकि महिलाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियों में लगाया जा सके। एशियाई विकास बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन में मैनेजमेंट की नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1982 में 10% से बढ़कर 2010 में 25% हो गई। ऐसे में भारत को भी अपने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इन सब के अलावा समाज को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि लोग लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उन्हें एक योग्य वर मिल सके, न कि इसलिए कि वो कार्यबल का हिस्सा बन सके। हालांकि नीतिगत बदलाव इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, जैसे शिक्षा तक बेहतर पहुंच, चाइल्ड केयर या फ्लेक्सिबल वर्क सेटअप इत्यादि कामकाजी महिलाओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये साल 2025 तक भारत की जीडीपी में सैकड़ों अरब डॉलर जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैकिन्से कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट के हवाले से पीछे ही हमने आपको बताया था। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के अनुपात को कम रिपोर्ट करने की प्रवृत्ति को भी दूर करना होगा। साथ ही महिलाओं के अवैतनिक कामों जैसे कि घर चलाना, खेती या आय बचाने वाले कामों जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना इत्यादि के मूल्यों को भी दर्ज करना होगा। देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश अवैतनिक देखभाल के बोझ को कम कर सकता है और देखभाल क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा कर सकता है, जो महिलाओं के रोजगार के प्रमुख क्षेत्र हैं। इतना ही नहीं, आगे आर्थिक सर्वेक्षण में जैसे सुझाए गए हैं, उसी तरह श्रम बल सर्वेक्षणों को संशोधित करने की जरूरत है, ताकि उन्हें ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझाव के मुताबिक लाया जा सके और अंडर रिपोर्टिंग को खत्म किया जा सके। साथ ही एक सुधार नियोक्ताओं के लेवल पर भी होने चाहिए। नियोक्ताओं को लिंग संवेदनशील नीतियां पेश करनी चाहिए, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, बाल देखभाल, माता पिता की छुट्टी और सुरक्षित व सुलभ परिवहन आदि के प्रावधान करने चाहिए। सार ये है कि विकासशील भारत को विकसित देशों की श्रेणी में कौन नहीं देखना चाहेगा, मगर सवाल तो यही है कि आधी आबादी को उत्पादन में भागीदारी से बाहर करके ये कैसे संभव हो सकेगा। फिलहाल भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने श्रम बल को कुशल बनाना है और कार्यस्थल में बदलाव लाने की जरूरत है। फ्लेक्सिबल वर्क सेटअप और तकनीक इस बदलाव में सकारात्मक रोल निभा सकती है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित सवाल को नोट कर लीजिए। आज का सवाल है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कार्यबल में लैंगिक समानता लाए बिना $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं है? तर्क सहित मत प्रस्तुत कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।